किताब आज निकली, इन्हीं की लिखी गई किताब है, तो उनका परिचय उस किताब के दौरान भी आपके सामने आया। उन्होंने लगभग 100 शोध पत्र लिखे हैं और मोटी चीज है कि एक बड़ी चीज जो अर्थव्यवस्था ये है, कैसे उसके भी विकल्प हमें ढूंढने पड़ेंगे, वो उसका आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ उसी तरफ इंगित था। और ये बात जो आज बात हुई कि कोई विकल्प नहीं है, पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, आदिवासी समाज में है और आज के समाज के अंदर भी वो विकल्प क्या हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, ताकि 73% पूंजी 1% लोगों के पास नहीं पहुंचे और 50% लोगों को 1% पूंजी को ही में ही अपना पूरा जिंदगी या मरण संभालना पड़े। तो प्रोफेसर उपाध्याय, आज मंच पर हिंदुस्तान के जन आंदोलन के बहुत प्रमुख प्रतिनिधि बैठे हैं। उनके साथ बैठने में मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हो रही है, फिर भी मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं थोड़े दूसरे सब्जेक्ट पर बोलना चाहूँगा, वो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। 2 दिन से बहुत सारी चर्चा हो रही है, लेकिन ये थोड़ा सा सब्जेक्ट है जो नहीं जिसको नहीं टच किया गया। मैं थोड़ा सा एक्चुअली इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ते रहते हैं तो इंग्लिश शब्द ज़्यादा दिमाग में। अच्छा, हाँ, निखिल जी ने जब शुरुआत की थी तो एक शब्द बोला था, खतरा। मैं इसी सब्जेक्ट पे बोलना चाहूँगा। इसी सब्जेक्ट में क्यों बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट का उपयोग मोदी जी ने अभी दावोस सम्मेलन में भी बड़े जोर से किया है। उन्होंने खतरों की बात की है, उन्होंने 3 खतरों की बात की है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। तो उन्होंने क्या बात की है, कौन से खतरे बताए हैं, हमें ये देखने की जरूरत है एक्चुअली वो किस हद तक के खतरे हैं, या खतरे कोई दूसरे खतरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खतरे हैं। तो इस सब्जेक्ट पर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। पहली बात उन्होंने कही तो वो ये थी कि जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है, जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है, तो वो बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये सिविलाइजेशन के लिए खतरा है, सभ्यता के लिए खतरा है। मैं तो कहूँगा कि ये उससे भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ये ह्यूमन रेस के लिए खतरा है, लाइफ के लिए खतरा है धरती पर, और इवन धरती के एग्जिस्टेंस के लिए भी खतरा है। तो ये इसको हम खाली सभ्यता के लिए खतरा तक ही सीमित नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने फिर क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, या बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस पैदा हो रही हैं, इस तरह की उन्होंने बात की। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें छोड़ भी दी। उन्होंने नहीं बात की कि अभी रिसेंटली पेरिस समझौता हुआ है, जिसमें दुनिया के ज़्यादातर देशों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और कुछ कंडीशंस लगाई हैं, जिनको 2-3 साल बाद में लागू करने की बात की गई है। मोटा सा जो वहाँ पर समझौता हुआ है वो इस बात को लेके हुआ है कि धरती का टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बात की जाती है, साइंटिस्ट बात करते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल एज में जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था और आज की तारीख में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कितना है, तो उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो बात यह है कि इससे जो टेम्परेचर में बढ़ाव है तो उसको रोकने की बात है। अभी जो रिसेंटली आंकड़े आ रहे हैं एक्चुअली 21वीं सदी में जितने भी हमारे 10-15 साल अभी निकले हैं, तो ये अभी तक के जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर्स रही है। और जो बात वो ये है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्चुअली उस पैमाने पर अगर आप जाओ है ना प्री इंडस्ट्रियल एज के पे, तो उससे ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अब सवाल ये है कि एक्चुअली 1 और डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने को हम कैसे रोका जा सकता है। जो पेरिस समझौते में बात की थी कि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री तक रोका जा सके। लेकिन यहाँ 2 बातें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें देश क्या कर रहे हैं, चीन क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, पर उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट बात यह है, उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका इस समझौते से वापस जा रहा है। तो साइंटिस्ट एक्चुअली बोल रहे हैं कि ये जो समझौता बहुत लूज सा समझौता है, बहुत वीक सा समझौता है। अगर इस समझौता का पालन सारे देश कर भी लें तो भी टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने वाली बात है।
और उससे क्या तबाही होगी, उससे क्या होगी, तो उसके बहुत सारे साइंटिफिक मॉडल्स हैं, तो चर्चा में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर मान लो इस संधि से अमेरिका वापस जाता है तो बाकी देश कितना इस पर टिके रहेंगे और क्या ये समझौता आगे चल पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने बिल्कुल ही वहां पर नहीं बोली। अब आते हैं एक्चुअली दूसरी बात उन्होंने क्या कही। दूसरी बात उन्होंने की कि जो सेकंड जो मेन थ्रेट सिविलाइजेशन के लिए वो है टेररिज्म। अब सवाल यह है कि टेररिज्म वर्ड का भी यहाँ पे भी यूज हुआ है उस तरह से। हर आदमी टेररिज्म को अपने हिसाब से परिभाषित करता है। मोटे तौर पे बात ऐसी आती है कि मेरा दुश्मन जो एक्टिविटी करता है वो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, इस तरह से लोग उसको देखते हैं। इजराइल कहता है कि पैलेस्टीनियन टेररिस्ट है, लेकिन क्या पैलेस्टीनियन के लिए इजराइल टेररिस्ट नहीं है? अमेरिका अगर सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में बॉम्ब कराता है तो उसको क्या कहा है? टेररिज्म नहीं कहा जा सकता। जैसे हिमांशु जी बात कर रहे हैं या उस तरह से बात हो रही है, तो हिंदुस्तान में भी अगर वो बातें आ रही है तो क्या वो टेररिज्म नहीं है? तो जब तक इस शब्द के ऊपर अगर कोई सहमति नहीं हो तो हम डिबेट कैसे करें? हर आदमी इस शब्द को अपने अपने तरह से अगर यूज कर रहा है तो एक डिबेट बनती नहीं है उस तरह से। तो खास बात यह है कि इस तरह से इस शब्द का यूज करना सभ्यता के लिए खतरे वाली बात की डिबेट में कैसे उसको लाया जा सकता है। अगर हम एक्चुअली हम किसी चीज को अगर लाना चाहें तो मेरे हिसाब से जो खतरा सभ्यता के लिए नहीं लेकिन ह्यूमन रेस के लिए, लाइफ के लिए अर्थ पे, वो ये है कि जो वॉर की पॉसिबिलिटी जो बढ़ रही है। वॉर का मतलब मेरा जो करंट जो वॉर चल रहे हैं उनसे नहीं है, जैसे हम बहुत दिनों से देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, सीरिया में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, यूक्रेन में, ये अपने वॉर अपने लेवल के हैं। लेकिन इससे भी बड़े वॉर जिनमें की मेजर पावर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, उन वारों की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। मैं एक्चुअली इस किताब में काफी डिटेल से इन चीजों पर काफी मैंने चर्चा की है कि आज जो हम जिस युग को हम अगर मान लो परिभाषित करने की कोशिश करें तो ये मल्टीपोलरिटी का युग है। कहने का मतलब है कि 200-300 साल से यूरोपियन डोमिनेशन का एक युग चल रहा था, वो अब करीब खत्म हो रहा है। खत्म नहीं हुआ तो खत्म होने की तरफ है उस तरह से। मल्टीपोलरिटी का मतलब है कि यूरोपियन डोमिनेशन था, खासतौर से पिछले 15-20 सालों में 2008 से पहले तो अमेरिकन यूनिपोलरिटी का डोमिनेशन था कि अमेरिका ये भी ऐसी ताकत बची थी सोवियत यूनियन के विघटन के बाद में। तो अब चीन सामने उभर के आया है, तो चीन के सामने उभर आने से एक ऐसी स्थिति बनी है कि यहाँ पे दूसरे पोल्स भी पैदा हुए। काफी डिटेल में मेरा चैप्टर है, अगर आप देखना चाहो तो आप देखो, लेकिन मोटी सी बात यह है कि चीन ने एक ऐसा चैलेंज पैदा किया है जो एक पोल की तरफ आ रहा है, और उस चैलेंज वो एक ऐसा चैलेंज है जिससे काफी चीजें ओपन अप हो गई है। इंटरनेशनल जो सीन है वो बहुत ओपन हो गया है, और उसमें रूस, इंडिया, टर्की ये देश भी अपनी काफी इंडिपेंडेंस शो करने की स्थिति में है। अब होता क्या है कि पहले भी मल्टीपोलरिटी रही है, पहले भी एग्जिस्टिंग पावर्स को चैलेंज रहा है। किसी जमाने में इंग्लैंड फ्रांस का जब दबदबा था तो जर्मनी पीछे था, तो जर्मनी ने चैलेंज दिया एक्चुअली इंटरनेशनल पावर्स को। लेकिन उस समय बात ये होती थी कि लड़ाई हो जाती थी मेजर पावर्स में, और फैसला कि कौन चाहे कौन नहीं चाहे, हायरार्की को भी सेटल करने वाला जो निर्णायक युद्ध, विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो पैदा हुआ। आज थोड़ा सा एक सिचुएशन में थोड़ी सी अंतर इसलिए है कि बहुत सारे कंट्रीज के पास में एटॉमिक वेपन्स हैं, तो ये ओपन बार वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी सी उस तरह से नजर नहीं आती कि लड़ाई तो हो सकती है, लड़ाई कोई भी देश चालू कर सकता है, लड़ाई करके वो दूसरे देशों को और अपने देश को भी नष्ट तो कर सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता किसी को। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अभी फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि एटॉम बम्स के कारण लड़ाई हमेशा के लिए रुकी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये वाली बात है कि ये एक पैदा किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई की स्थिति नहीं बन रही है। अमेरिका में $700 बिलियन एक्चुअली डिफेंस में खर्च होते हैं, वहां पर भी बात हो रही है कि इस डिफेंस बजट को बढ़ाया जाए, तो उसकी देखा था कि फिर दूसरे देशों में भी ये डिफेंस बजट बढ़ाने वाली बात आ रही है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे साउथ एशियन सी का है, या मान लो या आपका ईरान वाला इलाका है, या कोरिया वाला इलाका है। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन वाली बात नहीं कर रहा, वो तमाशा ज्यादा है, यहाँ शायद ऐसी कोई लड़ाई की ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कई जगह स्थिति काफी बहुत साफ है और कभी भी भड़क सकती है। तो ऐसी स्थिति में इसको एक हम डेंजर मान सकते हैं। टेररिज्म वगैरह की बात तो बहुत छोटी लगती है उस हिसाब से, लेकिन न्यूक्लियर वॉर, अगर मेजर वॉर या मेजर वॉर की तरफ हम बढ़ ही रहे हों तो वो एक खतरा है जो हमारे अस्तित्व को, ह्यूमन रेस के अस्तित्व को, धरती के अस्तित्व को, सबको खतरे के रूप में आता है। उन्होंने तीसरी बात की है, तीसरी बात उन्होंने की है कि प्रोटेक्शनिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है।
वो बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का के अगेंस्ट में बहुत जगह जगह चेंजेस आ रहे हैं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, सब जगह लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। पर मैं नहीं समझता इसको एक्चुअली सिविलाइजेशन के लिए खतरा बोला जा सकता है। ये इकोनॉमीज के लिए खतरा होता है, इकोनॉमीज अप एंड डाउन उस तरह से होता है, एम्प्लॉयमेंट का खतरा पड़ता है। लेकिन अगर इस बात को थोड़ा सा जरा सा और एक्सटेंड किया जाए, अगर ये जो लड़ाई है ये ट्रेड वॉर में बदलती है, अगर ये लड़ाई सैंक्शंस पैदा करती है, अगर ये लड़ाई उस तरह की पैदा होती है कि हम किसी का जहाज रोक लेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, उस तरह से, तो वो लड़ाई की तरफ, वो ओपन वॉर की तरफ हमें लीड कर रही है। तो उस तरह से आप अगर इसे लिंक करो तो ये खतरा माना जा सकता है। पर अपने आप में गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज कोई सिविलाइजेशन को खतरा पैदा कर रहे हैं या ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरा पड़े, क्योंकि हम बहुत तरह के सिचुएशन में जी पाए हैं और जिए हैं। तो अगर अगर इसको एक ऐसे वेपन के सेंस में यूज किया जा रहा है, जैसे अभी रिसेंटली कल परसों में अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि वो क्या नाम है, वॉशिंग मशीन्स नहीं खरीदी जाएगी साउथ कोरिया से, चाइना से, या सोलर पैनल्स नहीं खरीदे जाएंगे। पर ये तो एक शुरुआत ही है, ये शुरुआत बढ़ के ट्रेड वॉर में या और बहुत भयानक स्थिति में बदल सकती है, जो कि खतरा पैदा कर सकती है लड़ाई उस तरह से। तीसरी बात, पर मोटे तौर पर इस तरह से मैं एक्चुअली थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि तीसरा जो खतरा हमें ह्यूमन रेस को या ह्यूमैनिटी को या लाइफ को है, वो उन डेंजरस टेक्नोलॉजीज से है जिन पर जो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो डेवलप हो रही है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में तुम सब जानती हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती है तो किसी भी समय 1 घंटे में सारी दुनिया को खत्म कर सकते हैं अगर उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो। लेकिन ये थोड़ा सा सब्जेक्ट सा अलग सा है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे हमारे देश में भी अभी बात हो रही है, आधार को लेकर बात हो रही है, प्राइवेसी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो किस तरह से ये टेक्नोलॉजी, और इसी कंसंट्रेशन वाली बात है ना। अभी खाली सरकार की बात नहीं है, प्राइवेट एजेंसीज के पास में भी बहुत सारा डेटा है, जैसे गूगल हो या कोई भी हो। तो एक तो उस तरह के खतरे हमारे पास में, लेकिन इससे भी अलग भी और भी खतरे हैं जहां तक टेक्नोलॉजी, जो डेंजरस टेक्नोलॉजी वाली बात है। तो फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी बात है, तो हमारे देश में भी हम लोगों ने भी जैसे GM कॉटन की बात की है, या ब्रिंजल की बात की है, या कल और चीज की बात करेंगे, या हम क्लोनिंग की बात करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक ऐसे चीजें हैं जिससे हमारी, जिस तरह से हम ह्यूमन रेस को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तो वो पहचान हमारी कल बदल सकती है। और इसके साथ साथ में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले हैं, कल कंप्यूटर्स को अगर मान लो हम कमांड धीरे धीरे सौंपते जाएं, होगा क्या, मतलब हमारे कंप्यूटर्स इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि हम बहुत सारी जैसे फंक्शन उन्हीं को दे देंगे, तो वो हमें कहाँ ले जाएगा। तो ये भी ऐसे सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा अलग से सब्जेक्ट है, जिन पर चिंता करने के लिए अलग से जरूरत होती है। इस मतलब छोटे मतलब समय में सारी बातों को नहीं रखा जा सकता, पर खतरे हैं, पर जिस तरह से मोदी जी ने व्याख्या की है शायद उस तरह से नहीं, लेकिन इन खतरों के बारे में भी हमें पहचानना चाहिए कि तभी तो हम एक लड़ाई पैदा कर सकते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को हम टोटल इग्नोर करते हैं, हम छोड़ते हैं कि होगा जो होगा, टेक्नोलॉजी जो हो रही है, जलवायु जो हो रही है, पर ऐसी बातें नहीं है। ये हमें अपने सोच में, अपने लड़ाई में इन चीज़ों को भी लाने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी ने भी, प्रोफेसर उपाध्याय ने समय में अपनी बात रखी, सब लोगों ने सुन